अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है तो खिदमत है। कहने को तो बहुत सी सख्त बातें भी हैं। मौजूदा हालात जिस सिमत में चल रहे हैं उस पर बहुत सी बातें मैं कर सकता हूँ और करनी भी चाहिए। यहाँ एक टास्क फोर्स बनी है नाम की टास्क फोर्स, और वो जो कमर्शियल कंपनीज है उनको तंग किया जा रहा है। हालांकि उनको अंदाजा नहीं है कि बैरुल अवी दुनिया के दौर में क्या हालात है यहाँ। यानी ओ भाई, यहां बैठ के जो करप्शन हो रही है यहां पर महकमों के अंदर, उस तरफ तवज्जो कोई नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं, डीजल की 75% पैदावारी लागत यहाँ की कम है। वहां आपने कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया, वो अहमद पटेल साहब बता रहे हैं कि जी हमने मॉडर्नाइज करना है। सोए रही है पहले रिफाइनरीज, आज बैठ के आज बातें करते हैं। आज बैठ के मजाक बनाया हुआ है, गैस यहाँ आती नहीं है, बिजली यहाँ दस्तयाब नहीं है, एलएनजी आप लाना नहीं चाहते। अब आप यूनिट को, यानी अगर आज भी आप एलएनजी लाएं, स्पॉट में परचेज करें, जहां तो आप तो लगे हुए हैं बताने के लिए कि उनसे को पैसे कम, यानी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हजारों अरब की जो करप्शन है, मैं नहीं कह रहा। आप करप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अगर देख ले, अगर आप चाहते हैं इस मुल्क के साथ भला, तो वहां वो अपने ना जो टर्मिनल लगे हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट, देखिए कैपेसिटी पेमेंट का आम आदमी समझ नहीं पाता। मैंने एक जगह किराए पे ले ली है, ठीक है ना जी। अब उस किराए पे उसके बहुत सी चीजें हैं, जो एलिमेंट है जिसका मुताबिक किराया अदा करना है। और अगर आगे मकीन ना कोई रहे, या आपने एक होटल किराए पे ले लिया, बड़ा होटल है, बड़ा महंगा होटल है, अब उसमें अगर मकीन ना रहे तो नुकसान तो आप अपना कर रहे हैं ना। होटल का तो जो इतना किराया वो देना पड़ेगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, असल में अपनी नाहली बताना नहीं चाहते। जहां पैसे कम करने हैं, यानी डीजल की ऑयल रिफाइनरी जो यहां पड़ी है, वहां बताया जा रहा है कि मॉडर्न, भाई इतने अरसे से ये बैठे पैसा बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आप। आपने वहां तो तवज्जो नहीं, सिर्फ ना सोचा आपने कि किस तरह से कम करना है, और इधर तवज्जो दी जाए। यहां मैंने आपको पता है पिटीशन फाइल की है, बिजली और गैस की। गैस दस्तयाब नहीं है। यानी अगर आप आज एलएनजी मंगवाना शुरू कर दें, और ये जो आपने एलपीजी जो लोकल प्रोडक्शन थी, कौन कसूरवार है? किसी को फिक्स किया, किसी को लटकाया आपने? आज भी आप एलएनजी मंगवाना शुरू करें और सिस्टम में डालें, आपके जितने पावर प्लांट है, नीलम जलम बंद पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऊपर से नया कोई थी ऐसे लोगों को पूछने के लिए, वो वैसे ही बंद कर दी है। आज अगर एलएनजी आए, इस सिस्टम में जाए, इंजेक्ट हो, तो गैस आपको भी मिलेगी ना, पावर प्लांट भी चलेंगे। यानी क्या हो गया, गैस भी मिल गई और बिजली भी आ गई। लेकिन यहाँ, और वो पता नहीं कौन समझाता है इनको, उन कंपनियों के ऊपर प्रेशर डाला हुआ, भाई उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे एलएसए है चाहे ओएसए है, वो एलसीआई के कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर फर्ज करें आप नहीं देते तो आपके ऊपर जुर्माने हैं, बड़े ढेर सारी पेनल्टियां हैं। नहीं तो उनके पास एलसीआई की है, आर्बिट्रेशन के बाद चले जाएं और आपके अरबों रुपया लग जाना। तो ये यहाँ महकमे में कुछ बेवकूफ लोग हैं जो इस सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, वो असल हकायक नहीं बताते। उस गैस के मामला को लेने के लिए मैंने 2020 से एक ऑर्डर लिया था जस्टिस कासिम खान साहब का। एक दिन पहले शादी थी जस्टिस फारूक हैदर साहब के साहबजादे की, वहां गया, उनकी साहबजादी से मेरी मुलाकात हुई। उनके साथ एक लफ्ज मेरे कान में उन्होंने कहा, मेरी याद आई मेरे जाने के बाद। मैं वाकई जस्टिस कासिम खान को याद करता हूँ। यहाँ वो हाल नहीं है। उन्होंने बड़ा जबरदस्त, और बात ठीक है उनकी, दुरुस्त है, कोई सारे मामले को उन्होंने टेकअप किया था। आज भी अगर चाहते हैं, इनको पता ही कोई नहीं है। 11 अरब का जहाज ले लिया आपने, तो यही 11 अरब रुपया वहां सिस्टम में डालें, आपको फायदा कि नहीं, को पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ अब ये जो बेच रहे हैं ना, आप बैठ के चूरन, ये चूरन बिकने बुकने वाला कोई नहीं है आपका। बहुत हो गया है, बहुत आ गया है। और मैं पहले उसी बात की तरफ चल जाऊंगा जहां वो अहमद परवेज जो बैठ के बात बताना चाह रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है, ठीक है ना जी। कि वो जो अच्छा लोकल का जो फार्मूला जो है वो बैन अवी दुनिया के साथ अटैच है। अच्छा वो फार्मूला तो कानूनी है, जो मैं रोता रहता हूं कि पेट्रोलियम की कीमतें या डीजल की कीमतें मुकर्रर करने को आपका फार्मूला ही कोई नहीं, निजाम ही कोई नहीं। बार बार 2022 से, और मैं पिटीशन दायर करता रहता हूं कि जनाब वो लेके आए फार्मूला, नहीं लेके आते। यही अदालतों की बेबसी है, और मैं क्या कहूंगा यहाँ। और 26 से 27 तक अदालतें कोई हालत नहीं। अब ये जो जहां पर बताया जा रहा है, उन्होंने कहा जी अबूरी जंग इंतजामी पेट्रोलियम डिवीजन ने रिफाइनरी के साथ रजाकाराना बुनियादों पर तरतीब दिया। अब वो लफ्ज कह रहे हैं हमें अपनी अगर रिफाइनरी को अपग्रेड करना है और मुकम्मल डी रेगुलेशन की तरफ बढ़ना है,
तो रिफाइनरी को डीजल की मुनसफाना आलमी कीमत देनी होगी। जरा सुनिएगा जरा यार, यार खुदा रहा यार, को बात करें आप या अहमद परवेज साहब। ठीक है, आपको वो अपना वो रहे हैं आप वजीरे वो खजाना के अंदर, यहाँ आके आपको पता, आपको समझ बूझ ही नहीं है। मैं तो समझूंगा नालायक तरीन वजीर है जो वजीर पेट्रोलियम को तो तजर्बा ही कोई नहीं है सारे काम का। अगर पता हो तो ये हाल हो। अच्छा आप बैठ के, अच्छा जो बातें अब सामने आई हैं, वो कह रहे हैं जी हम हिंदुस्तानी रिफाइनरी के हम वैल्यू एडिड मसनूयात तैयार कर सकें। इतना अरसा जक बेचते रहे हैं, ये नवाज शरीफ और हुकूमत इतने अरसा रहे हैं, तब क्या ईआईओ को नहीं लग गई है यहाँ? ये बेवकूफ बनाना छोड़ दें आप। आपकी नाअहलियां बेवकूफ बनाती, यानी अवाम को फायदा लेने के बजाय अब नया बहाना ढूंढा हुआ है आपने जिनको फायदा देना है। ठीक है ना जी। और बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम चाहते हैं इन चीजों को बेहतर तो हाल सनत। एक और बात इससे पहले बात मैं पहले कर लूं, वो इकरारुल हसन की है, एक एफआईए के अफसर के हवाले से। यार अगर वो सच कह रही है, सियासत कौन सी सियासत की है उसने आपके साथ? अगर कुछ चंद लफ्ज अगर कह दिए आपको आपके बारे में, जैसे जवाद अहमद के साथ हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा क्या? उसमें बुराई की क्या बात है? और आपको चढ़ाई करने की जरूरत है, वजाहतें देते फिर रहे हैं। यानी मेरा आपसे दोस्ती है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन इकरार साहब ये ज्यादती है आपको, यहां आपको माफी मांगनी चाहिए कौम के साथ। और नहायत सीजन्ड ऑफिसर है, मैं शक्ल देख के मैंने पहचान लिया उसको। आपने उसकी नौकरी दाव पे मिलेगा कि आपको उसको नौकरी निकाल के आप बच जाएंगे? नहीं बच सकेंगे। और अगर यहाँ सियासत की बातें कर रही है तो फिर कई जो कहते हैं हम सियासत नहीं कर रहे, वो सारे सियासत कर रहे हैं। बता दें कि नहीं सियासत कर रहे। और भाई सारे के सारे सियासत कर रहे हैं और उसमें बुराई की क्या बात है? वो तुम्हारे लिए क्या भी दिया है तो बर्दाश्त करो भाई। इतना बड़े लीडर बनना चाहते हो आप, तो अगर लीडर बनना है तो फिर बर्दाश्त करो। बर्दाश्त नहीं करना आपने, तो अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा ये इकरार साहब। आपको ये जेब नहीं देता आपने इस तरह से उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती की आपने। ठीक है ना जी। और आप अपनी सियासत चमकाते फिरते। वो मौत उसने अगर कह भी दिया, आपने रफीक का निजी गुफ्तगू में एक सियासी राय दी और आपने सुन लिया, और बराह रास्त मुखातब भी नहीं था आपके साथ। हर शहरी और सरकारी अफसर को अपनी सियासी राय देने का हक हासिल है, बुराई क्या है इसके अंदर? और अब यही पता लगेगा जनाब उसका शोकस हो गया, उसको नौकर। जनाब मैं ऐलान करता हूं, उसको शोकस वगैरह किया, मुफ्त केस लड़ेंगे। ये आप जिस को है उसको बता दें, मैं लड़ूंगा केस इसका। इस सरकारी एफआईए के अफसर के साथ को ज्यादती की आपने, हम आगे मुकाबला करेंगे आपके इस निजाम का। आप जो ज्यादतियां कर रहे हैं, मजाक बनाए यार। क्या कह दिया उसे? अगर कह भी दिया आपस में तो क्या कह दिया? पूरी दुखा अक्सरियत ये बातें कहती फिर रही। ठीक है ना जी। और जिस लबो लहजे में आपने ये बात कर रहे हैं, ये एतराज उठा रहे हैं कि सरकारी वसाइल पर काम करने वाला कोई शख्स सियासी ज़ायका है, कैसे करता है? आपने शायद आइन नहीं पढ़ा है। कहाँ कदकन लगी आइन के अंदर? कहाँ लगी है? सियासी लीडर नहीं बन सकता क्या? वोट नहीं डालना उसने? जब वोट डालने पर पाबंदी है उसके, नहीं है पाबंदी उसके ऊपर। ठीक है ना जी। और कई जगह तो आप नजर आता है कि स्क्रिप्टेड चीजें लगती हैं, लेकिन ये ना बात मत करें आपकी याद। अब एक बात जो है ना, जो अक्सर हम सुना करते थे कि एक वक्त आएगा यहूदो नसारा और मुसलमान एक जगह इकट्ठे होंगे, तो मुझे समझ नहीं आती थी। वहां जब भी अब इसराइल ने वो लीक कर दिए, उन्होंने कहा मुत्तहिदा अरब इमारात को ना आयरन ड्रोम फजाई निजाम और चलाने के लिए कार भी भेजेगी। अब इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रही है और कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमारती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राब्ता के बाद इसराइली फौज को आयरन ड्रोम, बैटरी, इंटरसेप्टर और दर्जन एहलकार जुए भेजने की हदायत की है। और ये खित्ते में बढ़ती हुई सूरत हाल को, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता ईरान के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से, लेकिन ईरान मुसलमान होने के नाते खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे मुसलमान क्यों मुसलमान से लड़ाई लड़ रहे हैं? एक मुसलमान कौम जो है दूसरी मुसलमान कौम से क्यों लड़ रही? यार खुदारा ये तो मत करे ना, क्यों साथ देते हैं ऐसे मामलात का? अब जो साथ दे रहे हैं भुगतना उन लोगों ने है, याद रखिएगा, भुगतना उन लोगों ने है। एक बात जो बड़ी अहम है, शाकिर महमूद हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, वो वफाकी आईनी अदालत ने जो 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ट्रायल वापस नहीं लेंगे, देने से रोक दिया है। वो जस्टिस अली बाकर नजवी का फैसला आ गया। कल शादी में थे वहां पर, और आप पता 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई, तो पुलिस के पास तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस ने 250 मुकदमा दर्ज, एंटी करप्शन 81 के इस्ताद दहशतगर्दी दफा के तहत 50 मुकदमा। और वजीर अली गंडापुर ने एक बाख्तियार कमेटी तश्कील दी, मैटर पर करते हुए 81 मुकदमा एंटी करप्शन ने खत्म कराए, 225 पुलिस ने, जबकि एटीसी के 45 मुकदमा खत्म करवाए।
अहम तरीन रहनुमाओं के नाम थे। जो बाकी 5 मुकदमा थे उनमें से किसी को भी सुहेल अफरीदी, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम नामजद नहीं थे। ये सारे हुकूमत तब्दील हुई तो मामला खटाई में पड़ गया, कमेटी को गैर फाल कर दिया गया। इसी इस्लामी ब्यूरोक्रेसी और बाख्तियार ने मौका देखते हुए सुहेल अफरीदी से दीगर का नाम डलवा दिया। अब जो फोरेंसिक कराया गया तो उसमें बड़ी बदनीति। अब ये सारी बातें सामने हैं, इसके पीछे एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट है जो गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने में सबसे बड़ी रुकावट वही था। जब सुहेल अफरीदी आए तो उसको अपने आईने में उतारा। या ब्यूरोक्रेसी के ग्रोथ में ब्यूरोक्रेट को डिफेक्टो वजीर आला कहा जाता है। और ये वैसे इमरान खान इस सियासत का कायल नहीं था जिस तरह के वजीर आला खैबर ये अपने सुहेल अफरीदी कर रहे हैं। वहाँ करप्शन की बहुत सी बातें हैं, कुछ मामले तो मैंने उठा लिए, मैं कुछ मामले और मैं उठाने लगा हूँ ये बातों को सामने रखते हुए। और अब ये जो बातें कही जा रही है बहुत से मुकदमा के हवाले से और उसकी ट्रांसफर और जो है ना जज के भाई की प्रमोशन में भी उनका मुकम्मल है। ये कहा जा रहा है आरिफ खान यूसुफजई के कि ट्रांसफर और जज के भाई की प्रमोशन में भी ये बातें सारी अब सामने आ चुकी हैं। और 9 मई के मुकदमा में सजा याफ्ता जो खवातीन को जेल और रपीशी के दरमियान भी मुश्किल का सामना है। जरा गौर कीजिएगा, आला अदालतें खवातीन की शिकाओं के खिलाफ अपीलें नहीं सुन रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने धरने दिए इसके, कितना का आगे आएंगे, कितना का आप फ्रंट पे आकर खेलें, बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये सच है। आप चीजें ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, जो लोग भी हैं, चाहे कोर कमेटी है, जो कोई भी, जिसको मर्जी आप कहें, ये कुछ हकायक है। और जमानतों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आयशा भुट्टा 9 मई के केस में 10 साल की सजा याफ्ता है और दीगर मुकदमा में अंडर ट्रायल है। उनके जमानतियों को तलब करते हुए हर केस में 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ आप लोगों को डिफेंड करना है। कानून के खिलाफ अगर जंग लड़नी है तो कानूनी दावपेच इस्तेमाल करने होंगे, अच्छे वकला की टीमें सेलेक्ट करनी होंगी जो बैठकर मुकाबला कर सके। और आखिरी बात है, और पता कुत्ते के काटने पे मैं बड़ी जदोजहद कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ और यूएनओ के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से बहुत सी चीजें मैं सामने लेकर आया हूँ। और हम इसमें कोशिश की थी कि 1 पेजर जो है आइंदा लाएमल क्या होना चाहिए, किस तरह लेके जाना चाहिए। अभी पीर महल में जो है ना एक कमसिन बच्ची कुत्ते काटने से अब वो एकदम मरियम सफदर उठी है, होश आया है। अभी ये भी हम अदालतों में लेके गए, अभी भी आपकी हुकूमत ने क्या किया है बता दे, क्या कहा। एक गरीब आदमी का सोच लें, नहीं सोचना। अब तक कितने मरे हैं, जरा गौर कीजिएगा, कितने जख्मी हुए हैं। कभी आपने डाटा निकाल के देखा, कभी उनकी दादरसी की, नहीं कर सकी आप। और यही वो जुडिशियल एक्टिविज्म है जिसकी वजह से हम जैसे लोगों ने कोशिश करके सिस्टम को बेहतर रखने की कोशिश, मगर आप उस भेड़ चाल में चल रही हैं। अपनी मर्जी है, स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला ना हो। आप यही काम है। मैं इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर में एक तो पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो है मैं उसमें दलाल मैंने दे दी है, जस्टिस सरवार हुसैन के पास है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी कल केस लगा हुआ है, कल दलाल देने हैं। इलेक्शन कमीशन है और मैं नहीं हूं, तो डे टू डे इंशाल्लाह जिसकी समाअत होगी और ये चीजें आखिर अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगी। और हमारी कोशिश यही होगी कि इसको इसी हफ्ते के अंदर कंक्लूड कर दिया जाए। मैंने यही कहा है, मैं अपनी टीम को भी यही कहा है कि आप बैठकर इसको, और यहाँ खसरे के हवाले से वो केस लगा हुआ और उसमें एक मुतफरक दरखास्त मैंने और दायर की हुई है उसी के अंदर, और वो मैंने मंकी पॉक्स के हवाले से दरखास्त दायर की। मैं तो नहीं हूँ, जस्टिस मलिक अवैस खालिद साहब के पास लगा हुआ है और पैमरा के चेयरमैन की तैनाती भी चैलेंज की हुई है, जस्टिस खालिद साहब के पास है, वो जवाब दाखिल करना है। तो कल वो वाला केस भी लगा हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये सारी चीजें ये हम पब्लिक इंटरेस्ट यही तो है मेरी, और मैं क्या करता रहता हूँ। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।